तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को आपकी लूसेंट की किताब है। तो आप अपनी लूसेंट की किताब निकाल लीजिए और साथ में एक हाइलाइटर और पेन भी रख लीजिए ताकि आप जो भी मैं आपको नोट्स कराऊँ उनको आप नोट कर सकें, हाईलाइट कर सकें। तो दोस्तों कल हमने जो है आपका मगध राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर के बारे में पढ़ लिया था। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सभी मैंने आपको करवा लिए थे। तो आप जल्दी से किताब का पेज नंबर 10 निकाल लीजिए। पेज नंबर 10 में जो टॉपिक है 15वां टॉपिक मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है तो इसको हम जल्दी से जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहला फैक्ट आप नोट कीजिए। पहला फैक्ट है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका नेक्स्ट फैक्ट छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट फैक्ट पर आइए। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। विशाखादत्त जो है की एक कृत है मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस किताब लिखी है। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, वृषल का मतलब होता है निम्न कुल से उत्पन्न व्यक्ति, निम्न कुल से उत्पन्न व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आइए आप घनानंद। घनानंद को हराने में चाणक्य कोटलीय विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र जिसका संबंध राजनीति से है। घनानंद को हराने के लिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य का साथ चाणक्य ने दिया। चाणक्य का दूसरा नाम जो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है और ये बाद में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। और इसने जो किताब लिखी चाणक्य द्वारा, विष्णुगुप्त द्वारा जो लिखित किताब है उसका नाम अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र जो है राजनीति से संबंधित एक विशेष पुस्तक है। अब नेक्स्ट फैक्ट पर आइए, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था और यह 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। इनका जो अंतिम समय है वह श्रवण बेलगोला नामक एक स्थान है जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने बिताया। अब नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकटर को हराया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकटर को हराया। सेल्यूकस निकटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरत और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। जब इसने सेल्यूकस निकटर को हराया तो सेल्यूकस निकटर ने इससे संधि की और इस संधि में इसने अपनी जो है पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और 4 राज्य जो है 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। पहला काबुल, दूसरा कंधार, तीसरा हेरात और चौथा जो है मकरान। अब नेक्स्ट पॉइंट छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। मैग्निस्त सेल्यूकस निकटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मैग्निस्त जो था सेल्यूकस निकटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इससे नेक्स्ट लाइन आप नोट कीजिए। मैग्निस्त द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मैग्निस्त जो लिखी है इसने पुस्तक, उसका नाम इंडिका है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आइए आप। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। बौद्ध परंपरा और उसके जो अतिरिक्त लिपियों के अनुसार है, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया और इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अपनी पुत्री और पुत्र को श्रीलंका भेज दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है।
4 लिपियों का प्रयोग हुआ है अशोक के शिलालेख में। पहली है ब्राह्मी, दूसरी है खरोष्टी, तीसरी है ग्रीक और चौथी है अरमाइक लिपि। आप इनको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट फैक्ट आप नोट कीजिए, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ग्रीक लिपि जो है ये अफगानिस्तान से मिली है, ग्रीक और अरमाइक लिपि अफगानिस्तान से मिली है, खरोष्टी लिपि जो है पाकिस्तान से, और जो शेष ब्राह्मी लिपि है वो भारत से मिली है। अब नोट है इसमें, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, आप इसको नोट कीजिए। इससे नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख तथा तीसरा गुहालेख। अशोक के 3 जो अभिलेख हुए 3 भागों में बटे हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अब नेक्स्ट फैक्ट छोड़ दीजिए आप, उसे नेक्स्ट फैक्ट पर आइए। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। यानी सबसे पहले अशोक के जो शिलालेख पढ़े वो जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में पढ़े। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिए। अशोक के स्तंभ शिलालेख एवं उसमें वर्णित विषय, इसके जो है 14 शिलालेख हुए हैं। 14 शिलालेखों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नोट करा देता हूँ। पहला शिलालेख इंपॉर्टेंट है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। फिर चौथा शिलालेख है, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। जो चौथा शिलालेख है उसमें भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। 5वां अभिलेख है, इसमें धर्म महाशास्त्रों की नियुक्ति के विषय में बताया गया है। और 7वां एवं 8वां है, इसमें तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिला है। 7वें और 8वें में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। फिर 11वां शिलालेख है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। फिर 13वां शिलालेख जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शिलालेख है, कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और उस युद्ध के बाद जो अशोक का हृदय परिवर्तन होता है उसके बारे में बताया गया है। अब 14वां शिलालेख है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। 14वें शिलालेख में जो है अशोक ने जनता को धार्मिक रूप से जीवन बिताने के लिए उत्साहित किया था या प्रेरित किया था। अब नेक्स्ट फैक्ट पर आइए आप। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो कि अलग अलग 6 जगहों से प्राप्त हुए हैं और ये केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। पहला है आपका प्रयाग स्तंभ लेख, दूसरा है दिल्ली टोपरा, तीसरा है दिल्ली मेरठ, चौथा है रामपुरवा, 5वां है लोईरा आर्य राज और 6वां है लोईरा नंदनगढ़। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, इंपॉर्टेंट है। यह कौशाम्बी में पहले स्थित था, कौशाम्बी में, और अकबर ने इसको इलाहाबाद में अपने किले इलाहाबाद में जो है स्थापित करवा दिया था। उसके बाद आपका चौथा है ये दिल्ली टोपरा और मेरठ छोड़ दीजिए, रामपुरवा अभिलेख। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है। रामपुरवा जो अभिलेख है ये चंपारण बिहार में स्थित है, स्थापित है। उसके बाद आप बस 2 ही अभिलेख इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट पर आइए आप। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाए। जो कौशाम्बी अभिलेख है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसको जो है रानी का अभिलेख भी कहा गया है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदई है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख जो है उसका नाम रुम्मीदई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। यह सबसे लंबा अभिलेख जो है अशोक का 7वां अभिलेख है। क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा अभिलेख है, तो 7वां अभिलेख है। उसके बाद आपका आता है एक फैक्ट छोड़ के दूसरे वाले पर आइए। अशोक का सार ए कुन्ना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। अशोक का जो सार ए कुन्ना है वह लेख जो है ग्रीक और आर्मेइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। साइड में बॉक्स होगा छोटा सा बना हुआ, मौर्य प्रांत और राजधानी। उपरापत की राजधानी तक्षशिला थी और अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की तोसली
दक्षिणापथ की सुपर्णागिरी और प्राशी यानी पूर्व प्रांत उसकी पाटलिपुत्र, प्राची पूर्व प्रांत पाटलिपुत्र, कलिंग की तोसली और अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, और उत्तरापथ की जो है तक्षशिला। अब आप लास्ट में आ जाइए, आप लास्ट से तीसरी लाइन पर। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। जो प्रांतों के प्रशासक थे उन्हें कुमार या फिर आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रीय कहते थे। अब नेक्स्ट लाइन पर आइए। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया है जो विषयपति के अधीन होते थे। इसको नोट कर लीजिए, आप हाईलाइट कर लीजिए। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, और जो विषय में किया गया जो विषय के अधीन होते थे उसको विषयपति कहते थे। जो विषयपति के अधीन होते थे, सॉरी, प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया जो विषयपति के अधीन होते थे। जो प्रांतों का विभाजन है वो विषय में किया गया है, और विषय जो होते थे विषयपति के अधीन होते थे। नेक्स्ट है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुख्य ग्रामिक कहलाता था। इनके प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, और ग्राम का मुख्य जो है वो आपका ग्रामिक कहलाता था। अब अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ है। पहला है मंत्री, मंत्री का है प्रधानमंत्री, और दूसरा पुरोहित का है धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। पुरोहित होता था धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। उसके बाद तीसरा सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान। फिर सातवें पर आ जाइए, सम्मानकर्ता, आय का संग्रह करता। उसके बाद बारहवां पॉइंट है व्यवहारिक होता था प्रमुख न्यायाधीश। उसके बाद 14वां है आपका कर्मांतिक, उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। उसके बाद 16वां नोट कीजिए आप, सेना दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइएगा आप। नेक्स्ट पेज पर इसमें आप 1 2 3 4 पाँचवीं लाइन पर आइए। पाँचवीं लाइन में मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। अब उससे दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महात्म्य सर्प नामक आत्मे के अधीन था। और उससे नेक्स्ट फैक्ट नोट कीजिए आप, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है, तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। जो गुप्तचर एक ही जगह कार्य करते थे उनको संस्था कहा जाता था। अब नेक्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट लाइन पर आइए। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। जनपदीय के न्यायालय के जो न्यायाधीश होते, जनपदीय न्यायालय होता था, उसके जो न्यायाधीश होते थे उनको जो है राजू कहा जाता था। उसके बाद नोट कीजिए आप, एक लाइन छोड़ दीजिए, दूसरी लाइन 2 लाइन छोड़ के तीसरे लाइन पर आइए, तीसरे फैक्ट पर आइए। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। मेगस्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को जो है समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक और 7वां सभासद। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आप नोट कीजिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अब मगध राज्य पर शुंग वंश की नींव पुष्यमित्र ने डाली, और ये नींव जो है उसने 185 ईसा पूर्व में डाली। और किसकी मृत्यु करके मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ की मृत्यु करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसमें आप साइड में आपका बॉक्स बना है, सैन्य समिति एवं उसके कार्य लिखे हैं। प्रथम है जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय है यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय है पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ है
अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम है गज सेना की देखरेख। और षष्ठ यानी छठवीं है रथ सेना की देखरेख। आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सभी मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, और इन फैक्ट को आप नोट कर लेना और इनको ही आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। पढ़ने के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको करवा लिया है, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया नहीं है आज, क्योंकि जो एक क्लास थी ये काफ़ी लंबी हो जाती, और अभी आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप ज़्यादा लंबी क्लास देखें। जो इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट है, अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और आप जानते ही हैं परीक्षाएं अब नज़दीक है, शायद अप्रैल लास्ट तक परीक्षाएं होने की संभावना है। तो आप अच्छे से आप पढ़िए और इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप नोट कीजिए, और मैं जल्दी ही आपको क्लास करवा दूंगा, आपके फैक्ट नोट करवा दूंगा। बाकी आप इनको पढ़ लेना। तो आप को ये क्लास कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, लिख लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और आपके साथी जो हैं, छोटे भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, या कोई भी यूके SSS या गवर्नमेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसकी मदद हो सके। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग जो हैं सभी लोग बुज़ुर्गों का, महिलाओं का और बच्चों का सम्मान कीजिए। देश की जान है, देश की शान है, आप लोग इनका सम्मान कीजिए। तो मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।